हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पर, जिसे हम केक भी कहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक केक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के एक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों सार्वजनिक धन खर्च करने वाले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। पृष्ठभूमि: महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। लगभग 2 साल बाद वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। इसके ठीक 6 साल बाद वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रण महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दी। इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी। वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया। यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1958 में केग के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया। वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 लागू किया। अधिनियम ने केग को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी। वर्ष 1976 में केग को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। भारत के केक की तुलना ब्रिटेन के केक से। फर्स्ट पॉइंट, भारत का केक केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रण महालेखाकार की नहीं, जबकि ब्रिटेन में केक महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रण महालेखाकार की भूमिका भी निहित होती है।
भारत का जो केग है वो केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, मतलब वो सिर्फ खर्चों का जो भी सरकारी खजाने का जो भी लेखा जोखा रहता है वो सिर्फ उसकी भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो मतलब वो खातों का लेखा जोखा ही करता है, उस पर नियंत्रण नहीं है। मतलब उसका कितना पैसा निकल रहा है या कितना पैसा कब निकालना है, इस चीज़ का नियंत्रण केग के पास नहीं है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रण महालेखाकार की भूमिका भी निहित होती है। मतलब ये दोनों भूमिका अदा करता है, खातों का लेखा जोखा भी रखता है और वहीं पर इसका खातों पर पूर्ण नियंत्रण भी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत में केग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो। जबकि यूके में केग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। यहाँ पे क्लियर है, भारत का जो केग है, जब अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, जब सरकारी खजाने से पैसा खर्च हो जाता है या निकल जाता है, उसके बाद भारत का केग जो है उस खजाने की लेखा जोखा, उस खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो सिस्टम। जबकि यूके में क्या होता है, जबकि यूके का जो केग है उसकी मंजूरी के बिना वहाँ की सरकार सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाल सकती। मतलब जब तक वहाँ का केग जो है मंजूर नहीं करेगा तब तक सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकलेगा। ये सिस्टम है वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में केग जो है वो संसद का सदस्य नहीं होता। भारत का केग संसद का सदस्य नहीं होता है, जबकि ब्रिटेन में केग जो है, जबकि ब्रिटेन में केग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है, जबकि ब्रिटेन में केग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 148 केग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 148 केग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार केग की सलाह पर रखना होगा। संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित केग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। अनुच्छेद 279 शुद्ध आय की गणना केग द्वारा प्रमाणित की जाती है। अनुच्छेद 279 के अंतर्गत शुद्ध आय की गणना केग द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के केग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। तीसरी अनुसूची, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के केग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और केग द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार केग उचित समझता है, और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार केग उचित समझता है, और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी और विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। केग की स्वायत्तता, केग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। केग राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। केग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। उच्चतम या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, केग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इन सबको हटाने की प्रक्रिया एक जैसी है।
तो केग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। एक बार केग के पद से सेवानिवृत्ति होने इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता। केग का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न नहीं की जा सकती। मतलब केग के वेतन और अन्य सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मतलब इसके वेतन भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं लेकिन कम नहीं किए जा सकते। उसकी प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती है। उसकी प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती है। केग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। केग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। केग के कार्य और शक्तियाँ। केग को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे संविधान का अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, कर्तव्य शक्तियाँ और सेवा शर्तें अधिनियम 1971, महत्वपूर्ण निर्णय, भारत सरकार के निर्देश, लेखा और लेखा परीक्षा विनियम 2017। इन सभी स्रोतों से केग को ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त हैं। केग भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र और राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित होने वाली सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय व्यय का परीक्षण करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। संसद की लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केग और पीएससी। केग और पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। केग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। केग की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो केंद्र और राज्यों में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को केग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद में दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को केग द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। केग सबसे ज़रूरी मामले की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है। केग सबसे ज़रूरी मामलों की सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है। केग कभी कभी राजनेता और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है। केग कभी कभी राजनेता और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है। केग यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है, जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई करती है। केग यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या फिर नहीं। यदि नहीं की गई है तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेजता है, जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई करती है। चुनौतियां तथा अवसर। वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना आसान नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नज़र रखने के साथ ही केग अब कई सार्वजनिक निजी सहभागी परियोजनाओं का ऑडिट भी करता है। केग की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है। कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को केग के रूप में नियुक्त कर सके। यह विश्व में प्रचलित तरीकों के साथ मेल नहीं खाता। केग को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खाते को मांगने का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता। इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया के अंत में की जाती है। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों के 1 महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की तरह ऑडिटरों को भी 7 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर रिकॉर्ड उपलब्ध किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विभागों के प्रमुखों को इसकी वजहों को स्पष्ट करना चाहिए। वर्ष 2015 में संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने लोक लेखा समिति के अखिल भारतीय सम्मेलन में केग की पूर्ण स्वायत्तता और लोक लेखा समिति का सदस्य बनाए जाने पर चर्चा की, जैसा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में होता है। हालांकि भारतीय संविधान केग को 6 साल का कार्यकाल प्रदान करता है, लेकिन 65 साल की उम्र की शर्त इसके वास्तविक कार्यकाल की अवधि को कम कर सकती है। कार्यकाल कम होने से नेतृत्व निरंतरता और विशेषज्ञता की कमी के कारण संस्था के स्वतंत्र और उचित कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड किंगडम के केग और अमेरिका के नियंत्रण महाप्रबंधक का कार्यकाल क्रमशः 10 वर्ष और 15 वर्ष का होता है। संघ और राज्यों के खातों के ऑडिट का काम वास्तव में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। हालांकि भारत में इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कार्य को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, जैसा कि यूके के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय नेशनल ऑडिट ऑफिस में होता है। आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की तर्ज पर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता देने और शक्तियां प्रदान करने से ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। पूर्व केग विनोद रॉय द्वारा सुझाए गए सुधार। केग के दायरे में सभी निजी सार्वजनिक सहभागी, पंचायती राज संस्था और सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं को लाना चाहिए। 1971 के केग एक्ट में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि शासन में बदलाव से तालमेल हो सके। नया केग चुनने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त के चयन की तरह एक कॉलेजियम जैसा तंत्र होना चाहिए। तौर तरीकों में बदलाव की ज़रूरत।
हालिया समय में कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान के बढ़े हुए अनुमानों या बाहरी आंकड़ों के कारण केग की आलोचना हुई है। इस तरह के आरोपों से बचने के लिए केग को कठोर मानकों का पालन करना चाहिए ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित न हो। सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिए केग को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करने चाहिए। केग को सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और जीएसटी के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जांच के लिए तैयार किया जाना चाहिए। बिग डेटा क्रांति के मद्देनज़र केग ने वर्ष 2016 में बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ काम किया तथा दिल्ली में डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया। केग के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया। केग ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल थे। यह भारत के केग की विश्वसनीयता को दर्शाता है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजीव महर्षि का स्थान लिया है। 2020 में 14वें केग बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आप याद रखना, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू केग के पद पर नियुक्त हुए हैं और ये 14वें नंबर के हैं। इन्होंने राजीव महर्षि का स्थान लिया है।